गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश एक्सपर्ट टॉक सीरीज सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम श्रेया है और मैं आज की इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पे जुड़े सभी पार्टिसिपेंट अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। इवेंट के दौरान यदि आपकी कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज का इवेंट बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ मिस्टर कृष्ण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। He is a Vice President and National Lead Training Head. Mr. Krishna Sharma had worked in mutual fund space for more than 29 years, out of which he spent 15 years at HDFC Asset Management Company in the training department. He also holds experience in various functions such as research, PMS, and institutional business. He has addressed more than 2,500 investment seminars and training sessions across 210 cities in India and abroad. He is a trailblazer who initiated the conversation about the importance of behavioral economics and its role in investing. He holds a bachelor degree in economics honors and post-graduation degree in management accounting. मैं कृष्ण शर्मा जी का स्वागत करना चाहूंगी और हमारे साथ निवेश टीम के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिसर्च मिस्टर आनंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। थैंक यू श्रेया। थैंक यू सर। जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया अ वेल्थ क्रिएशन डेस्टिनेशन। आई एम श्योर आप सभी इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो वक्त ना जाया करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर कृष्ण जी से कि आप इस सेशन को आगे लेकर जाएं। Over to you, Mr. Krishna Sharma ji. Thank you, Shreya. I need a moment. Shall I share the presentation right once? Yeah, I have shared the presentation. Is it visible? Yes, sir. Yeah, that's great. Full screen now. Yeah. थैंक यू श्रेया। थैंक यू अरुण। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका निवेश इवेंट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज फिर एक अपने प्रिय विषय निवेश और निवेश के अवसर पर मैं आपसे बात कर सकूं। आनंद, लैंग्वेज टू बी केप्ट इज हिंदी, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, स्वागत आप सभी का इस संध्या में जुड़ने के लिए। और मैं जो विषय मुझे दिया गया है वो बहुत ही खास विषय है कि हिंदुस्तान जो है एक संपत्ति बनाने का एक अनुपम अवसर प्रदान करता है निवेश के जरिए। अगर आप निवेश के जरिए धन निर्माण करना चाहते हैं, इंडिया अ वेल्थ क्रिएशन डेस्टिनेशन। वेल्थ क्रिएशन डेस्टिनेशन इंडिया है या नहीं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सरसरी निगाह डालनी होगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसके पहले हमें ये समझना होगा दोस्तों कि वेल्थ बनती कैसे है, धन बनता कैसे है। आपने गौर किया होगा कि आप अकेले कभी धन नहीं बना सकते हैं। अगर आपको धन का निर्माण करना है, अगर आपको धन का सृजन करना है, अगर आपको आमदनी का स्रोत खोजना है, तो आप घर से बाहर निकलते हैं। क्या आप कभी घर बैठ के पैसा कमाते हैं? जी नहीं। घर बैठ के अगर आप पैसा कमाते भी हैं इंटरनेट के जरिए, तब भी आप किसी दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमें समझना होगा कि धन बनता कैसे है। धन बनता कैसे है, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि धन कहाँ बनता है। दोस्तों, धन बाजार में बनता है। जब आप किसी के साथ लेन देन करते हैं, सौदा करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, और ट्रांजैक्शन करने के स्थान को मार्केट कहते हैं। और मार्केट में जिस तरह से आप सौदे करते हैं, कितने आपने सौदे किए, कितने रुपए का आपने सौदे किया, कितना संख्या का आपने सौदा किया, उसको अर्थव्यवस्था कैसे है। अर्थव्यवस्था से ही अर्थ का निर्माण होता है, धन का निर्माण होता है। इसको और सरल करता हूं मैं आपके लिए समझने के लिए। आप आय का सृजन कैसे करते हैं? जैसे ही पैसा आपके पास में आता है, उसको आप इनकम बोलते हैं, उसको आप आमदनी बोलते हैं। वो पैसा आपके पास कैसे आता है? बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनको तनख्वाह मिलती है। वो तनख्वाह कौन देता है? अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकार तनख्वाह देती है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, सेठ की नौकरी करते हैं, तो सेठ तनख्वाह देता है। तो प्राइवेट नौकरी में आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो पगार है, आपकी जो सैलरी है, वो सेठ का खर्चा है। इसमें गौर कीजिएगा। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो जो पगार आपको मिलती है वो सरकार का खर्चा है।
राइट, खर्चा है, उनका खर्चा आपकी आमदनी है। अगर आप दुकान खोल के आपके घर में आमदनी आती है, आप एक दुकानदार हैं और दुकान से आप आय का सृजन करते हैं, तो आपकी जो आमदनी है वो आपके ग्राहक का खर्चा है। अगर आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर बन के आमदनी कमाते हैं, आय का सृजन करते हैं, तो आपके पास जो मरीज इलाज के लिए आते हैं उनका खर्चा आपकी आमदनी है। अगर आप वकील हैं तो उनका क्लाइंट आपकी आमदनी है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके क्लाइंट का खर्चा आपकी आमदनी है। तो आपने क्या देखा, ये इकोनॉमी जो है ये डबल एंट्री सिस्टम है। आपकी जो आमदनी है वो समाज में किसी न किसी का खर्चा आती है। तो आमदनी जो आपके पास में आती है वो बिना लेन देन के नहीं आ सकती है, गिव एंड टेक के नहीं आ सकती है। और जब समाज में लेन देन बढ़ती है, लेन देन को हम सौदा कहते हैं, किसी भी समाज में जब सौदा बढ़ता है तो उसको हम तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी भी समाज में सब सौदे कम होते हैं तो हम उसको ठहरी हुई अर्थव्यवस्था करते हैं। और किसी समाज में अगर सौदे कम होने लगते हैं तो हम उसको रिसेशनरी इकोनॉमी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस इकोनॉमी के अंदर मंदी आ गई है, वहां पर गति थम गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आय सर्जन में जो हमें समझनी है वो एक ही बात समझनी है दोस्तों, पैसा खर्चे से बनता है। और खर्चा आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी बुनियादी जरूरतें होती हैं, आपकी इच्छाएं होती हैं। तो एक व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति की जरूरतें मिलके, योर नीड्स एंड योर वांट्स क्रिएट वेल्थ इन द वर्ल्ड। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। लकड़हारा बहुत मेहनत करके फर्नीचर का निर्माण करता है, कुर्सी टेबल का निर्माण करता है, बहुत मेहनत करता है। क्या उसने पैसा कमा लिया? नहीं। वो पैसा तभी कमाता है जब उसकी कुर्सी या उसका टेबल कोई बाजार में आके खरीदता है। तो दोस्तों आपकी मांग, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं इसको, जिस भी समाज की एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जिस भी समाज में सामूहिक रूप से उनकी मांग बढ़ती है, उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो हिंदुस्तान क्यों वेल्थ क्रिएशन डेस्टिनेशन है? हिंदुस्तान पे हम बाद में आएंगे। हिंदुस्तान को समझने से पहले हमें समझना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरी हमें एक बात और समझनी होगी, क्या सरकार हमें इस तरह का वातावरण मुहैया करती है कि हम लेन देन कर सकें? क्या हमारा समाज हमें इस तरह का वातावरण देता है कि हमारी मांग बढ़ सके? क्या हमारे परिवार के अंदर ऐसा डेमोग्राफिक फीचर्स है? क्या हमारे परिवार के अंदर इस तरह का ताना बाना बुना गया है कि हमारी मांग बढ़ती रहे? तो हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है और हमारे विश्व में क्या हो रहा है, यही आर्थिक परिदृश्य का निर्माण करता है। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे और इस तरफ हम समझते चले जाएंगे कि दुनिया में हो क्या रहा है। पर गौर करें, हमारा विषय क्या है? वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ कहाँ क्रिएट होता है? तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लेन देन करता है समाज में, वो सबसे धनी होता है। अपने आसपास देख लीजिए, आपके आसपास जितने भी धनी लोग हैं वो एक ही काम करते होंगे, दे मस्ट बी बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इतने धनी क्यों होते हैं? क्योंकि वो सौदे बहुत ज्यादा करते हैं, वो लेन देन बहुत ज्यादा करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उसका तो सौदा एक ही बार होता है अपने सेठ के साथ। जो दुकानदार है वो दिन के अंदर 100 सौदे भी कर सकता है। बड़ा दुकानदार है तो दिन में 1000 सौदे भी कर सकता है। बहुत बड़ा दुकानदार है तो एक दिन में 10,000 सौदे भी कर सकता है। और बड़ा दुकानदार है, अमेजन फ्लिपकार्ट जैसा है, तो एक दिन में लाखों सौदे कर सकता है। बहुत बड़ा उद्योगपति है तो वो साल के अंदर करोड़ों सौदे कर सकता है। तो हमने क्या देखा, जो व्यक्ति जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा सौदा करता है, सौदे की साइज जितनी बड़ी होती है, वो उतना ज्यादा धन का निर्माण करता है। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं तो गांव से शहर आते हैं, और बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं तो राजधानी में व्यापार को फैलाते हैं, और बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं तो देश भर में काम को फैलाते हैं, और बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं तो दुनिया भर में व्यापार को फैलाते हैं। क्या देखा आपने? जितने ज्यादा लोगों के आप संपर्क में आएंगे उतना ज्यादा आपको धन बढ़ेगा। तो धन बढ़ने का एक ही शर्त है, और वो शर्त है कि आपका व्यवहार दूसरों के साथ बढ़ते रहना चाहिए, आपका संपर्क दूसरों के साथ बढ़ते रहना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपके सौदे नहीं बढ़ेंगे। अब गौर कीजिए अपने जीवन में, आपके परिवार में पैसे कब ज्यादा आने लगे? 1995 के बाद। क्या हुआ था 1990 के दशक में? पहला काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खुला कर दिया, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपको याद होगा 1991 की पॉलिसी, राइट? तो हमने हिंदुस्तान को खोल दिया, हिंदुस्तान के द्वार खोल दिए, हमने नीतियों को बहुत सरल बना दिया, किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने की इजाजत दी, उसके लिए
1995-94 के पहले प्राइवेट बैंक नहीं होते थे, प्राइवेट म्यूचुअल फंड नहीं होते थे, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होती थी, प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनियां नहीं होती थी, प्राइवेट टेलीफोन देने वाली कंपनियां नहीं होती थी, प्राइवेट हवाई जहाज वायु यात्रा देने वाली कंपनियां नहीं होती थी। तमाम चीजें केवल सरकार किया करती थी और अब प्राइवेट लोग इस कारोबार को नहीं कर सकते थे। तो पहला काम तो हमने हिंदुस्तान के अंदर किया कि हमने नीतियों को सरल किया और सबको ये अवसर दिया कि वो व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, 1995 के अंदर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बन गए और जैसे ही हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने, हमारा देशों के साथ व्यापार बढ़ने लगा। याद कीजिए, अगर आप 40-50 साल उम्र के हैं और आप 1980 के दशक में अगर स्कूल जाते होंगे तो आपके घर में कभी भी कुछ इंपोर्टेड सामान नहीं होता था और कोई व्यक्ति अगर कोई इंपोर्टेड सामान लाता था तो फक्र से आपको दिखाता था कि मेरे पास इंपोर्टेड कैलकुलेटर है, मेरे पास इंपोर्टेड टेप रिकॉर्डर है, मेरे पास इंपोर्टेड पेन है। लेकिन आज क्या हम ऐसी बातें करते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर की बनी हुई है, हम खरीदते हैं। मोबाइल से लेके, एसी से लेके, टीवी से लेके, कार से लेके, न जाने क्या क्या हम विदेशी सामान को खरीदते हैं। तो हमने क्या देखा? जितना हमने दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाया उतना हमारा देश में धन का निर्माण बढ़ने लगा। और देश का धन जो बढ़ता है उसकी गणना कैसे करते हैं? उसकी गणना करने के तरीकों को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहते हैं। अब मैं बार बार इस जीडीपी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। इस जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार को जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। जीडीपी ग्रोथ का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर हमें ये मामूली सी बात समझ में आ गई कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, तो हमें आसानी से ये बात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान वेल्थ क्रिएशन का डेस्टिनेशन क्यों है, हिंदुस्तान धन निर्माण बनाने का अवसर क्यों प्रदान करता है। अब हमने ये समझा कि धन के स्रोत क्या है, अब हम ये समझते हैं धन के स्रोत क्या है। आइए इस बात को समझते हैं। धन का पहला और सबसे बड़ा स्रोत है कि आप वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि आप एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, उस दुकान में लोगों को चाय बना के पिलाते हैं। तो आप एक दुकान खोलते हैं। जब आप एक दुकान खोलते हैं तो उस दुकान की तरफ क्या करते हैं? शक्कर लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, स्टोव लेके आते हैं, चाय पत्ती लेके आते हैं, मसाले लेके आते हैं। ये सब अलग अलग चीजें हैं, इनको मिला के चाय बनाते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं। इतनी चीजों को मिला के एक एंड पदार्थ बनाया चाय। तो चाय में वैल्यू एडिशन करते चले गए, आप उसकी वैल्यू को बढ़ाते चले गए। जब शक्कर, चाय पत्ती, मसाला, दूध ये सब मिल जाते हैं तो चाय बनती है और उसका वैल्यू ज्यादा होती है। तो और इसको आप जब किसी ग्राहक को बेचते हैं तो जितना आपको इनपुट कॉस्ट लगा है, जितनी आपको मेहनत लगी है, उस पर आप प्रॉफिट जोड़ देते हैं और तब आपके पास आमदनी आती है। इसको प्रॉफिट इनकम कहते हैं। तो जो भी वैल्यू एडिशन करता है वो प्रॉफिट कमाता है। अब ये चाय का दुकानदार जो है, जिस दुकान को किराए पे लेता है, जिस व्यक्ति से किराए पे लिया है, वो रेंट कमाता है। अब अगर आप चाय बना रहे हैं और पास में एक हेल्पर को रखते हैं, आपकी दुकान में हेल्प कर रहा है, उसको आप तनख्वाह देते हैं। आपके पास में ग्राहक आके चाय पी रहे हैं, तो देखिए आपने क्या किया। जिससे आपने दुकान किराए पे ली उसको आपने रेंट दिया, जिसको आपने काम पे रखा उसको आपने तनख्वाह दी। और दुकान, अपना व्यापार शुरू करने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बैंक से पैसा उधार लिया, उसको आपने ब्याज दिया। तो पहले आपने ब्याज दिया, फिर आपने रेंट दिया, फिर आपने तनख्वाह दी, उसके बाद में आपने मुनाफा कमाया। बस इसी को जीडीपी कहते हैं। तो यही 4 प्रकार की इनकम होती है जो अर्थव्यवस्था में मानी गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग मिलकर यही कमाई करते हैं। या तो वो तनख्वाह कमाते हैं जिसको हम वेजेस कहते हैं, या तो वो इंटरेस्ट कमाते हैं जो उनकी पूंजी पर जो वो पैसा कमाते हैं, या तो वो रेंट कमाते हैं, अपनी भूमि किराए पर दी, अपना श्रम किराए पे दिया, अपनी बुद्धि किराए पे दी, अपना फ्लैट किराए पे दिया, अपना स्थान किराए पे दिया, अपनी तमाम चीजें किराए पे दी। इस तरह की जब आमदनी करते हैं तो उसको आप रेंट कहते हैं और फिर आप मुनाफा कमाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति मुनाफा कमाता है वही रेंट देता है, वही इंटरेस्ट देता है, वही वेजेस देता है। इसलिए पूरी दुनिया में हर समाज में सबसे ज्यादा धन वही व्यक्ति कमाता है जो प्रॉफिट कमाता है, इकोनॉमी में प्रॉफिट कमाता है। तो किसी भी इकोनॉमी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जितने लोग प्रॉफिट कमाते हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जितने लोग वेजेस कमाते हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जितने लोग रेंट कमाते हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जितने लोग इंटरेस्ट कमाते हैं, इन चारों इनकम को जोड़ दीजिए, ये हिंदुस्तान की जीडीपी है। राइट? और ये जीडीपी हर साल कितनी रफ्तार से बढ़ रही है उसको जीडीपी ग्रोथ कहते हैं।
अब हम देखते हैं कि निवेश क्या है। निवेश का मतलब यह है कि आपने आमदनी की, आपने पैसा कमाया, अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा किया और कुछ पैसा बचा लिया फ्यूचर की जरूरतों के लिए। अब जो पैसा आपने बचा लिया है, इसकी क्रय शक्ति इन्फ्लेशन की वजह से कम होती चली जाती है। तो बुद्धिमानी यह है कि वो बचाया हुआ पैसा घर में न रखें, बचाया हुआ पैसा आप बैंक में न रखें, बचाया हुआ पैसा निवेश करें ताकि इसके ऊपर कुछ रिटर्न कमा सकें और अपनी क्रय शक्ति को बचा सकें। तो आप निवेश कहाँ करते हैं? आप जमीन में निवेश कर सकते हैं, आप सोने में निवेश कर सकते हैं, आप डिपॉजिट्स में निवेश कर सकते हैं, डिपॉजिट्स बैंक डिपॉजिट्स हो सकते हैं, पोस्टल डिपॉजिट्स हो सकते हैं, आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। आप अगर इक्विटी में सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं, आप गोल्ड में सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट में सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं, आप डिपॉजिट्स में बॉन्ड्स में सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। तो ये सब निवेश करने का तरीका है। म्यूचुअल फंड निवेश करने का एसेट नहीं है, म्यूचुअल फंड निवेश करने का जरिया है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप किसी भी एसेट में निवेश कर सकते हैं। अब बुनियादी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदुस्तान का निवेश का इतिहास क्या कहता है? 40 सालों से हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट को आए करीब करीब 40-42 साल हो गए हैं। पहली बार स्टॉक मार्केट व्यवस्थित रूप से जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ वो 31 मार्च 1979 को शुरू हुआ। और आप देखिए 1979 के बाद आज 42 साल हो गए हैं। 42 साल तक अगर आप पीछे का इतिहास देखें, सबसे ज्यादा निवेश में धन किसने कमाया है? सबसे ज्यादा निवेश धन उसने कमाया है जिसने इस इक्विटी में निवेश किया है। अब एक बहुत मजेदार बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके पहले मैं आगे बढ़ूं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। ये तस्वीर 31 ये तस्वीर आपके सामने जो है 31 जनवरी 2023 तक की नहीं है। हम 2023 में बात कर रहे हैं, पर मैं आपको ये तस्वीर 31 मार्च 2020 तक ही दिखा रहा हूं। रिटर्न ऑफ इक्विटी सेंसेक्स, रिटर्न ऑफ गोल्ड, रिटर्न ऑफ बैंक एफडी फॉर लास्ट 40 years from 31st March 1979 till 31st March 2020, not 23। मैंने 21 की बात क्यों नहीं कर रहा, 22 की बात क्यों नहीं कर रहा, 23 की बात क्यों नहीं कर रहा, मैं बताता हूं। क्योंकि इन 3 सालों में बाजार दुगना हो गया है। 31 मार्च 2020 को ये बाजार 30% कोविड की वजह से 35% गिर गया था और 31 मार्च को सेंसेक्स गिर के 30,000 से भी कम हो गया था, जो आज 60,000 है। पर 35% बाजार गिरने के बाद भी जो पिछले 40 साल का रिटर्न है वो 15.9% है। इसलिए मैंने जानबूझ के ये तस्वीर आपको दिखाई है कि इतना बाजार गिरने के बाद भी, आधा बाजार गिरने के बाद भी, 35% बाजार गिरने के बाद भी जो इक्विटी सेंसेक्स का रिटर्न है 40 साल का, वो गोल्ड से भी ज्यादा है, बैंक एफडी से भी ज्यादा और महंगाई से तो कहीं ज्यादा है। तो हमें एक बात समझ में आई है, अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको व्यापार ही करना होगा। पर हर आदमी व्यापारी तो नहीं बन सकता, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीका है, आप इक्विटी में निवेश करके व्यापारी के पार्टनर बन सकते हैं। और इक्विटी में निवेश कैसे करना चाहिए, कौन सी बेहतर इक्विटी है, कौन सा बेहतर बिजनेस है, किस बिजनेस में मुनाफा ज्यादा व्यवस्थित रूप से कमाया जा सकता है, कौन से बिजनेस की ग्रोथ भरोसेमंद है, ये जानने के लिए बहुत मेहनत का काम है। अगर आप सीधे तौर पे करेंगे तो इस बात की संभावना है कि गलतियां हो सकती है। आप एक्सपर्ट के पास जाइए, अपने एडवाइजर की मदद लीजिए और म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कीजिए, काम आसान हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड का जो 40 साल का इतिहास तो नहीं हुआ है, म्यूचुअल फंड्स को आए हुए करीब 28 साल 30 साल हो गए हैं। इन 30 सालों में म्यूचुअल फंड्स ने जो आपके लिए वेल्थ बनाई है वो इस सेंसेक्स से भी ज्यादा वेल्थ बनाई है। यही एक खास संदेश है जो कि मैं आपको देना चाहता था। अब इस सेंसेक्स का, इस इक्विटी का हिंदुस्तान की जीडीपी से रिश्ता क्या है? बहुत सीधा सीधा रिश्ता है। व्यापारी कैसे कमाता है? व्यापारी जब अपना व्यापार करता है, अपने पास जो उत्पादन है बाजार में बेचता है, तभी तो मुनाफा कमाता है। पर वो कितना बेच पाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मांग कितनी है, आपकी इच्छाएं कितनी है, आपकी जरूरतें कितनी है। अब आपकी इच्छाएं कितनी है, आपकी जरूरतें कितनी है, ये किस बात पर निर्भर करती है? ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी आमदनी कितनी है। अब आपकी आमदनी कितनी है किस बात पे निर्भर करता है? ये इस बात पे निर्भर करता है दोस्तों कि हिंदुस्तान की आमदनी किस रफ्तार से बढ़ रही है। हमेशा याद रखिएगा, आप पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा समाज कमाता है। आप अपने श्रम से उस समाज में निर्मित पैसे में हिस्सेदारी मांगते हैं। अगर समाज पैसा नहीं कमाएगा तो आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि आपकी जो कमाई है वो दूसरे का खर्चा है। इस नियम को हमेशा याद रखिए। तो पहले समाज में पैसा बनता है, फिर आपके पास में पैसा आता है, और समाज जो पैसा बनाता है उसको जीडीपी कहते हैं।
जीडीपी। तो हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सबकी आमदनी आप जोड़ दें, उसको हिंदुस्तान की जीडीपी कहेंगे। तो जाहिर है कि आपका व्यापारी का जो इनकम है वो आपके खर्चों पे निर्भर करती है, और आपके खर्चे आपकी आमदनी पे निर्भर करता है, और आपकी आमदनी हिंदुस्तान की जीडीपी की ग्रोथ पे निर्भर करता है। तो आइए जीडीपी की बात करते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। मेरे इस चर्चा में जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं उसमें यकीन मानिए इससे महत्वपूर्ण स्लाइड दूसरी नहीं है। ये पिछले 20 साल का इतिहास है, 22 साल का इतिहास है, 2001 का इतिहास है। ब्लू लाइन को आप पकड़ लीजिए, यही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स में। ब्लू लाइन देख लीजिए, ये केवल 2020 में आके एक बार पहली बार गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि कोविड है, और कोविड में कई महीनों तक हम घर में बंद रहे थे। केवल वहीं पर हमारी जीडीपी, हमारी आमदनी नेगेटिव हुई। बाकी 20 सालों से, 22 सालों से आप देख रहे हैं इस चार्ट में लगातार हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ रही है। क्या देख रहे हैं आप बहुत ध्यान से देखिए। ये ब्लू लाइन के बढ़ने पर ही निर्भर करता है कि व्यापारी का मुनाफा बढ़ेगा। व्यापारी का मुनाफा लाल रंग की लकीर है, अर्निंग्स, ये उसकी अर्निंग्स है। अगर ये ब्लू लाइन बढ़ती रही, मतलब ये है कि आपकी आमदनी बढ़ती रही, तो आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे, और आपके खर्चे बढ़ते रहे तो व्यापार की आमदनी बढ़ती रहेगी। तो जो लाल रंग की लकीर है अर्निंग्स, ये निर्भर करती है ब्लू लाइन पे। और अगर व्यापारी की अर्निंग्स बढ़ती रही तो उसका जो बिजनेस का मालिकाना हक है, जिसको आप इक्विटी शेयर कहते हैं, उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। ये ऊपर नीचे होता है लेकिन बढ़ती रहेगी। तो आप क्या देख रहे हैं? सेंसेक्स उसी रफ्तार से बढ़ा है जिस रफ्तार से मुनाफे बढ़े हैं, मुनाफे उसी रफ्तार से बढ़े हैं जिस मुनाफे रफ्तार से जीडीपी बढ़ी है। अब मैं आपको मूल मंत्र देता हूं। आप ये सवाल पूछेंगे कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये जीडीपी आगे बढ़ती रहेगी? तो इसका जवाब केवल आपके पास में है। जैसा कि नियम क्या है अर्थव्यवस्था का, कि आपके खर्चे व्यापारी की आमदनी होती है। तो आप मुझे बताइए, आप और आपके परिवार के खर्चे, आप और आपके रिश्तेदारों के खर्चे, आप और आपके पड़ोसियों के खर्चे, आप और आपके जान पहचान वालों के खर्चे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे या कम होंगे? आपके पास क्या जवाब है? अगर आपका हृदय ये जवाब देता है कि आप और आपके परिवार के खर्चे आने वाले समय में बढ़ते रहेंगे, तो जाहिर है व्यापारियों की आमदनी बढ़ती रहेगी। कितना सरल है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत है नहीं। तो अगर ये इतना सरल है तो फिर बहुत से लोग निवेश में नाकामयाब क्यों होते हैं? उसका एक छोटा सा कारण है दोस्तों, और वो कारण ये है कि हम ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम दूसरे से ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। बस निवेश में एक गलती ना करें, आप तय करें कि आपको क्या रिटर्न कमाना है। दूसरे से ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। जैसे सड़क पे होता है कि आप कार उसी गति पे चलाते हैं जो गति आप संतुलित कर सकते हैं। दूसरे को हराने के लिए अगर सड़क पे कार चलाएंगे तो जाहिर है एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों इंसान संतुष्ट नहीं होता है अपनी कमाई से, वो हमेशा दूसरे से ज्यादा कमाना चाहता है। ये गलती निवेश में नहीं करनी है। नहीं तो धन बनाना निवेश के जरिए एक बहुत मामूली काम है दोस्तों। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अपने सलाहकार की मदद जरूर लेनी है, क्योंकि निवेश के कमाई के रास्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, और उतार चढ़ाव आपको भावनात्मक रूप से परेशान करते हैं, और भावनाओं पे काबू पाना लगभग नामुमकिन है। अर्जुन भी अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पा पाया था, उसको भी एक कृष्ण के रूप में सलाहकार की जरूरत पड़ी थी। बहुत जल्दी से हिंदुस्तान की जीडीपी के साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होता रहेगा, मैं आपके साथ विस्तार से बात करना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा। एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं, बाजार में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, हर साल एक जैसा रिटर्न नहीं आता है। किसी साल बाजार में बहुत ज्यादा रिटर्न आता है, किसी साल बाजार में बहुत कम रिटर्न आता है। इसके बारे में अभी ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस से हम बाहर चले जाएंगे, बातचीत लंबी हो जाएगी। हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान वेल्थ क्रिएशन डेस्टिनेशन क्यों है। सबसे पहले, आपके खर्चे तभी बढ़ते हैं जब आपके कंजप्शन बढ़ता है, आपकी मांग बढ़ती है। आपकी मांग तभी बढ़ती है दोस्तों जब ये चार चीजें आपके देश में हो रही हो। पहली, आपके देश में उपभोग बढ़ रहा है, आपके देश में व्यापारी का निवेश बढ़ रहा है, आपके देश में सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके देश में एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। जिस देश में ये चारों काम एक साथ होते हैं, उस देश की जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ती रहती है। अब कंजप्शन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके परिवार के खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, आप बेहतर जानते हैं।
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट व्यापारी का इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जरूरतें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। तीसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान की सरकार ने आपसे वादा किया है कि अगले 5 साल में आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 105 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको मालूम होगा कितनी हम सड़कें बना रहे हैं। आपके शहर का जो एयरपोर्ट है, निश्चित ही पिछले 5-7 साल में बना होगा, नया बड़ा एयरपोर्ट बना होगा। मेरे शहर से लेकर दिल्ली के शहर तक अभी अमान रोड, जो रेल ट्रैक है, वो बेहतर बन रहा है, क्योंकि उसके ऊपर 180 किलोमीटर रफ्तार की वंदे भारत दौड़ेगी। अभी तक मेरे शहर में जो कार जो जो ट्रेन जाती थी, वो शताब्दी जाती थी, वो 140 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ती। तो अब हमें नए मजबूत ट्रैक चाहिए। तो सरकार का खर्चा बंदरगाह बनाने में, सरकार का खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहा है। ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। और आखिर एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट इतना ज्यादा करने लगे पहले के मुकाबले। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने 3 साल पहले फोन खरीदा है, 5 साल पहले फोन खरीदा है, 7 साल पहले फोन खरीदा है, 10 साल पहले फोन खरीदा है, तो वो मेड इन चाइना था। लेकिन अगर आपने 1 साल पहले फोन खरीदा है, 6 महीने पहले फोन खरीदा है, 3 महीने पहले फोन खरीदा है, तो वो मेड इन इंडिया है। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो कोई दूसरा फोन हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हमें देखने की जरूरत है। हम चाइना को कम्पीट कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? हम बहुत जल्दी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा, आपका उपभोग, सरकार के खर्चे, व्यापारी का जो निवेश है, वो किस बात पर निर्भर करता है? वो इस बात पर निर्भर करता है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ती रहेगी। दोस्तों ध्यान से देखिए, कोरिया, इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। एक परिवार में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। परिवार कैसे बनता है? जब स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो एक स्त्री और एक पुरुष मिलके परिवार बनाते हैं, 2 लोग मिलके परिवार बनाते हैं। तो समाज की जो बुनियादी यूनिट है वो परिवार है, और हर परिवार की शुरुआत 2 लोगों से होती है। और हम सभी नश्वर हैं, हम सभी मॉर्टल हैं, एक दिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये हस्बैंड एंड वाइफ एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो समाज से 2 लोग चले जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ चले जाएंगे। समाज में अगर आबादी उतनी की उतनी रहनी है तो 2 बच्चे होने चाहिए। उसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं। माता पिता गए और 2 बच्चे छोड़ के गए। अगर एक बच्चा छोड़ के जाएंगे तो समाज से 2 लोग जाएंगे, पीछे एक रह जाएगा। अगर एक भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएंगे तो समाज से 2 लोग कम हो गए और कोई बच्चा छोड़ के नहीं गए। अगर माता पिता दोनों चले गए और 3 बच्चे छोड़ के गए तो समाज में 3 बच्चे रहे, 2 चले गए, आबादी 1 से बढ़ गई। इसको फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। अगर ये फर्टिलिटी रेट 2 से कम है तो उस देश की आबादी कम हो रही है। अगर ये फर्टिलिटी रेट 2 से ज्यादा है तो उस देश की आबादी धीमे धीमे बढ़ रही है। अगर ये फर्टिलिटी रेट 2.5 से ज्यादा है तो उस देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इसमें सबसे खराब बात क्या है कि आपके देश की आबादी कम हो रही है। इसमें कम खराब बात क्या है कि आपके देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके देश की आबादी धीमे धीमे बढ़ रही है। देश की आबादी धीमे धीमे बढ़ती रहनी चाहिए, तभी समाज में युवा का प्रतिशत ठीक रहता है, तभी समाज में मांग बढ़ती रहती है, तभी समाज में काम करने वाले लोग बढ़ते रहते हैं। तो इस वक्त हिंदुस्तान के हक में जो सबसे अच्छी चीज है, हिंदुस्तान, बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर आबादी बढ़ने की रफ्तार उतनी है जितनी चाहिए, न कम न ज्यादा। कोरिया में देखिए 1 से भी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। सिंगापुर में देखिए 1.1, चाइना 1.2, जापान 1.3, थाईलैंड 1.3, पूरा यूरोप 1.4, रशिया 1.5, यूएस 1.6, यूके 1.5। ये तमाम जो देश है ना, इन तमाम देशों में आबादी घट रही है। दोबारा बोलता हूं, आबादी घट रही है। इसका मतलब जितने लोग जा रहे हैं उतने नए लोग नहीं आ रहे हैं, और जो लोग हैं वो वृद्ध हो रहे हैं। तो बताइए उनके परिवार के खर्चे आने वाले समय में बढ़ेंगे कि कम होंगे? और हम सभी जानते हैं हमारे खर्चे देश की आमदनी, हमारे खर्चे व्यापारी की आमदनी। तो इन देशों में व्यापार क्षीण हो रहा है, इन देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव यह होगा कि इस देश का व्यापारी जो है वो अपनी पूंजी लेके धीमे धीमे हिंदुस्तान के पास आएगा। ये हमें सबसे बुनियादी बात है दोस्तों, जो समझने की जरूरत है।
कभी कभी लगता है कि काल चक्र इस तरह का चक्र लेके आया है कि हिंदुस्तान के हक में बात है। मैं एक बड़ी मजेदार बात आपको बताने की कोशिश करूंगा अगर मुझे याद रहा, कि हिंदुस्तान के साथ प्रारब्ध क्या है, हिंदुस्तान का भाग्य क्या है जहां तक वेल्थ क्रिएशन की बात है। हिंदुस्तान के साथ हमेशा ही अद्भुत बात रही है। अब इसमें इस फर्टिलिटी रेट में हमने क्या देखा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखी कि आपका जो आबादी है उसका ताना बाना ऐसा होना चाहिए कि इसमें युवा ज्यादा हो, और युवाओं लगातार देश युवा रहे, इसके लिए बच्चे भी आपके पास ज्यादा हो, क्योंकि बच्चा कल का युवा है, और वृद्ध आपके पास कम होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हिंदुस्तान के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन, जो काम करने वाले लोग हैं, ये बढ़ रहे हैं। लाल रंग की लकीर को आप देखिए। और हिंदुस्तान में जो नॉन डिपेंडेंट लोग हैं, जो काम नहीं करते हैं, बच्चे हैं या वृद्ध हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम है, खासकर वृद्ध लोगों की संख्या कम है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये दुनिया में सिर्फ जितने भी बड़े देश हैं, ये जितने भी बड़े देश मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये केवल हिंदुस्तान में हो रहा है। बाकी सब देशों में ब्लू लाइन ऊपर जा रही है और रेड लाइन नीचे जा रही है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, मेरे पास एक विषय था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो ये कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट तभी आती है जब उस देश के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। इस चार्ट को अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन लाइन है ये चाइना की है। चाइना के अंदर आप देखिए 2 एरो मैंने बना रखे हैं। ये 2 एरो है 2020 से लेके 2022। ये जो 20 साल हैं, 2020 से लेकर 2040, ये जो 20 साल है, आने वाले 20 साल है, इसमें अगर आप देखें चीन की पॉपुलेशन, मेरे एरो को ध्यान से देखिए, मेरे कर्सर को आप देखिए, तेजी से वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है। आप यूएस देखिए, तेजी से वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है। चाइना की बहुत तेजी से कम हो रही है। अगर आप येलो लाइन देखें, पूरे यूरोप के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। अगर आप जापान को देखें तो जापान के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। केवल हिंदुस्तान है जहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो जाहिर है, जो युवा है वो काम भी करता है, जो युवा है वो मांग भी ज्यादा करता है, लेन देन ज्यादा करता है, और जीडीपी को ग्रोथ ज्यादा देता है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, ये आपके सामने प्रभाव है। आप देखिए, ईयर 1991 के अंदर हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो 6,740 लाख करोड़ रुपए थी। मतलब आज से 30 साल पहले 1991 के अंदर पूरे 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 हिंदुस्तानी मिलके उनकी आमदनी को अगर आप जोड़ लें, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, उनकी जीडीपी कितनी थी दोस्तों, 6,700 लाख करोड़ रुपए। राइट। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 2022 खत्म होते होते, ये आंकड़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, मेरा नहीं है, आईएमएफ का ही कहना है, इस वक्त हिंदुस्तान की जीडीपी हो गई है 2,73,000 करोड़, 273 लाख करोड़ रुपए। 6,700 से बढ़ के 273 लाख करोड़ रुपए हो गई है, और इसके बढ़ने की जो गति है ये 12.69% है। अब जीडीपी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको 2 बातें कहना चाहता हूं। पहला, जीडीपी के अंदर जब जीडीपी की गणना होती है तो गणना कैसे होती है कि आपकी आमदनी कितनी हुई, और जो आपकी आमदनी होती है किसी का खर्चा होती है। मान लीजिए आप एक किसान हैं, और किसान के रूप में आप 100 किलो अरहर की दाल पैदा करते हैं। पिछले साल आपने 100 किलो अरहर की दाल पैदा की और आपने 200 रुपए में बेच दी, तो आपकी 20,000 रुपए की कमाई हुई। इस साल भी आपने 100 किलो ही अरहर की दाल उत्पादन की, और इस साल अरहर की दाल की कीमत है 250 रुपए, तो आपने 25,000 रुपए कमाए। 250 रुपए मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या आपने ग्रोथ की? नहीं। 2 तरीके इस ग्रोथ को देखने का। अगर आप ये कहेंगे पिछले साल मैंने 20,000 कमाए, इस साल मैंने 25,000 कमाए, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसमें महंगाई शामिल है। क्या हुआ है कि आपकी दाल 200 रुपए से बढ़ के 250 रुपए हो गई, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, इसको बोलते हैं नॉमिनल। ये जो आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है। एक दूसरा तरीका देखने का क्या है, दूसरा तरीका का ये है देखने का कि भाई पिछले साल तो दाल की कीमत थी 200 रुपए थी, इस साल 250 रुपए हो गई, मतलब 50 रुपए जो बढ़े हैं वो तो महंगाई की वजह से बढ़े हैं। आपने तो उत्पादन तो आपने बढ़ाया नहीं, तो आपने रियल ग्रोथ नहीं की है, क्योंकि आपने उत्पादन नहीं बढ़ाया। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ी है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट तब बढ़ती है जब वो किसान जिसने पिछले साल 100 किलो अरहर दाल पैदा की, इस साल 110 किलो पैदा की,
तो 10 किलो दाल ज्यादा पैदा की और ये 10 किलो दाल 250 रुपए में बेची और 2,500 रुपए ज्यादा कमाए। इसका मतलब 10% की ग्रोथ की, इसको बोलते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ये जो ग्रोथ रेट आपके सामने है, ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है। और हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, ये पिछले 30 सालों में 12.5% के आसपास रही है, 12.5% के आसपास। आईएमएफ का ये कहना है कि हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश बन गया है। इस वक्त जो हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट है ना दोस्तों, वो चीन से भी ज्यादा हो गई है। और इस वजह से आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान की जीडीपी जो 273 लाख करोड़ रुपए है, ये बढ़ के 9 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जी हाँ, इतनी जबरदस्त धन का निर्माण हिंदुस्तान में हो रहा है। जो पैसा आपने पिछले 30 साल में बनाया, इसका 3 गुना पैसा आप केवल 10 साल में बनाएंगे। इतना खर्चा आपका बढ़ रहा है। देखिए आपके घरों के अंदर क्या हो रहा है। मैं जब छोटा था मेरे घर में फोन नहीं होता था, आज मेरे घर में हर मेंबर के पास फोन है। मेरे बच्चे के पास 2 फोन है। पहले मेरे घर में एक टीवी होता था, सब लोग उस टीवी को देखते थे। उसके पहले तो मेरे कॉलोनी में अपार्टमेंट में एक टीवी होता था, कुछ लोग मेरे घर में भी आके टीवी देखते थे। लेकिन आज मेरे घर के अंदर हर एक के कमरे के अंदर टीवी हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक की अपनी गाड़ी होती है। क्या हमने पहले कभी ऐसा सोचा था? हमारे जो खर्चे हैं ना दोस्तों, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारा खर्चा ही तो दूसरे की आमदनी होती है। तो जो पैसा हिंदुस्तान ने पिछले 30 सालों में जिस धन का निर्माण किया है, सिर्फ 10 साल में उसका 3 गुना पैसा हिंदुस्तान में बनने जा रहा है। गौर कीजिए आपके आसपास आपके खर्चे कितने बढ़ रहे हैं। पहले हम कार खरीदना सपना देखते थे, आज हम कार नहीं खरीदते हैं, पुरानी कार को रिप्लेस करके नई बड़ी महंगी कार लेके आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर आप एल्टो खरीदने जाएंगे जो 3-4 लाख रुपए की आती है, हाथों हाथ खरीद के लेके आएंगे। लेकिन अगर आप एक्सयूवी 700 नई गाड़ी 25 लाख की लेने जाएंगे, तो आपको 2 साल इंतजार करना होगा। तो जितनी महंगी गाड़ी आप खरीदने जाएंगे, उतना ज्यादा आपको इंतजार करना होगा। तो आपको हमारी प्रवृत्ति समझ में आ रही है, आपको हमारी आदत समझ में आ रही है, हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरह का खर्चा कर रहे हैं। गौर से जब आप बाहर निकलते हैं निवेश करने के लिए, आपको सिर्फ ये देखना है क्या लोगों के खर्चा करने की आदतों में परिवर्तन आ रहा है। आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं केवल आपको ये संदेश नहीं दे रहा हूं कि हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ रही है। इससे ज्यादा बेहतर संदेश दोस्तों ये है कि दुनिया के अंदर दुनिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट्स है वो कम हो रही है। आप पूरा यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, आप पूरे जापान को देख लीजिए, आप पूरे यूएस को देख लीजिए। आज से 50 साल पहले दुनिया के अंदर अगर 100 रुपए थे, तो इनकी हिस्सेदारी 70 रुपए के आसपास थी। आज इनकी हिस्सेदारी 45 रुपए रह गई है। 25 रुपए का हिस्सेदारी इन्होंने खो दी है, 25% हिस्सेदारी इन्हें खो दी है। इनकी जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इनके पास आबादी कम हो रही है और जो है वो वृद्ध बढ़ रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। हमारे ऊपर यूरोप ने राज किया है। 2008 में एक मंदी आई थी, फिर 2020 में मंदी आई थी, फिर 2008 से लेकर 2021 की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2008 में हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो 1200 बिलियन डॉलर थी। और 2008 में पूरा यूरोपियन यूनियन, जिसमें 28 देश है, याद रखिएगा 28 देश, जिसमें से 4 देशों ने हम पर राज किया है, हमारे ऊपर। हमारे यहाँ डेनमार्क आया था, हमारे नहीं नीदरलैंड्स आया था, हमारे यहाँ पोर्चुगीज आए थे, हमारे यहाँ फ्रेंच आए थे, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, वो हम पे राज करते थे। यूरोप के 28 देश मिलके 2008 में 16,200 बिलियन डॉलर की जीडीपी थी। इनकी जीडीपी हमसे कितनी ज्यादा थी। लेकिन आज हमारी जीडीपी 1200 से बढ़ के 3,000 डॉलर हो गई है। उनकी जीडीपी 16,200 से बढ़ के केवल 17,000 हुई है। 28 देशों ने मिलके पिछले 14 साल में केवल 800 मिलियन डॉलर अपनी अपनी आमदनी को बढ़ाया है। अकेले हिंदुस्तान ने अपनी आमदनी को 2,000 बिलियन डॉलर बढ़ाया है। 28 देश मिलके 800 मिलियन डॉलर से अपनी आमदनी बढ़ाते हैं, जिन्होंने हम पर राज किया था। और हम अकेले हिंदुस्तानी पिछले 14 साल में 2,000 बिलियन डॉलर से अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। यही हमारे समाज का ताना बाना है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता था, मैंने कहा था कि अगर वक्त रहा तो मैं जरूर बताऊंगा। अपनी बात खत्म करने से पहले आपको मैं बताता हूँ।
उस बात को कहने से पहले एक आखिरी चीज, आखिरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। एक तस्वीर को आप देख लीजिए। ये जीडीपी ग्रोथ रेट है, हर साल की जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है, ये क्यूमुलेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट है। 10 साल की जीडीपी ग्रोथ रेट है, मतलब एक 10 साल, एक पॉइंट टू पॉइंट 10 साल। इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में रोलिंग पीरियड, रोलिंग पीरियड। तो ये 10 साल का रोलिंग पीरियड है। तो अगर आप 1990 देख रहे हैं तो ये 1990 की ग्रोथ रेट नहीं है, ये 1980 से 1990 की ग्रोथ रेट है। ये 92 की ग्रोथ रेट नहीं है, ये 82 से 92 की ग्रोथ रेट है। ये 94 की ग्रोथ रेट नहीं है, ये 84 से 94 की ग्रोथ रेट है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट 10 साल के अंतराल की जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब आप इस in चार्ट between. में 2014 के बाद में आ जाइए। 2014 के पहले क्या था? 2014 के पहले चीन 10% से ग्रो करता था, हम 5 या 6% से ग्रो करते थे। अब हम 7% की तरफ बढ़ गए हैं और चीन जो है वो नीचे आ गया है। और आईएमएफ ने ये कहा है कि चीन अब नीचे आता रहेगा और हिंदुस्तान चीन से आगे निकल गया है। यही सबसे खूबसूरत देश है दोस्तों, जो मैं आपको देना चाहता था। और हिंदुस्तान नंबर 1 जीडीपी ग्रोथ रेट के देश अब दुनिया में बन गया है। इसलिए अगर आप धन बनाना चाहते हैं, निवेश करके धन बनाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान से बढ़िया अवसर आपको दुनिया में कोई नहीं देता है। अब मैं आपको आगे एक चीज बताना चाहता था, वो ये है। एंग्रस मैडिसन नाम के अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने एक शोध किया, और उस शोध उन्होंने क्या किया कि जीडीपी के लिहाज से पिछले 2000 सालों में दुनिया के सबसे अमीर देश कौन थे। तो जीडीपी के लिहाज से पिछले 150 सालों से दुनिया का सबसे अमीर देश यूएस बना हुआ है। जीडीपी के लिहाज से उसके पहले दुनिया के 50 साल तक सबसे अमीर देश 100 साल तक ब्रिटेन रहा करता था। उसके पहले पोर्चुगल और स्पेन थे। लेकिन औरंगजेब मरा है 1707 में। 1707 में जो दुनिया की जीडीपी थी उसमें 27% की हिस्सेदारी हिंदुस्तान की थी। और ईस्वी 1 से एडी 1 से लेके 1707, ये जो 1700 साल का इतिहास है पिछले 2000 सालों में, इसमें हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत खर्चा करते थे, दुनिया वाले इतना खर्चा नहीं करते थे। हिंदुस्तानी जब गरीब हो गए, शोषण हुआ ब्रिटिशर्स का, तब हिंदुस्तानियों ने खर्चा करना कम किया। हिंदुस्तानी क्यों खर्चा करते थे? क्या कारण है कि हिंदुस्तानियों को खर्चा होता था? दोस्तों, हिंदुस्तानी बहुत उत्सव प्रिय हैं, हिंदुस्तानी पार्टीज बहुत करते हैं, हिंदुस्तानी फेस्टिवल्स बहुत बनाते हैं, और हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में आपको किसी न किसी को गिफ्ट देना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम, अगर आप में से युवा हैं तो आप नहीं जानते होंगे। जो लोग हिंदुस्तानी कैलेंडर को जानते हैं, जो हिंदुस्तानी कैलेंडर में कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। हिंदुस्तानी कैलेंडर के अंदर प्रथम प्रथम तिथि से लेके अमावस्या या पूर्णिमा 15 दिन का चक्र होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसमें द्वितीया होती है, चतुर्थी होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी होती है, पंचम होती है, सप्तम होती है, इस तरह से होती है, एकादशी होती है। तो हर कृष्ण जी, am I audible to you? होते हैं, और हर फेस्टिवल्स में आप पैसा खर्च करते हैं। तो एक उदाहरण देता हूं, हमारे जीवन को 16 संस्कारों में बांटा गया था। ये 16 संस्कार क्या है? जब आत्मा गर्भ गर्भ में जीव को धारण करती है, इसको गर्भ धारण कहते हैं। तो परिवार में जैसे ही खबर आती है कि गर्भ धारण हुआ है, लोगों को पता लगता है, परिवार को पता लगता है, इसको शुभ माना जाता है, पार्टी दी जाती है, सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, दोस्तों को बुलाया जाता है, पार्टी दी जाती है, सबको भोज पे आमंत्रित किया जाता है। जब आप सभी परिचितों को भोज पे आमंत्रित करते हैं तो आपको खर्चा करना पड़ता है। याद कीजिएगा, खर्चे से ही लेन देन होता है, लेन देन को अर्थव्यवस्था कहते हैं, एक का खर्चा दूसरे की आमदनी होती है। तो पहला संस्कार गर्भ धारण संस्कार, उसके बाद जन्म होता है, जन्म संस्कार, फिर से पार्टी देनी पड़ती है। पहली बार माता स्नान करती है, चूड़ामणि संस्कार, पार्टी देनी पड़ती है। बच्चे का नाम रखते हैं, नामकरण संस्कार, फिर से भोज का आयोजन होता है, सबको गिफ्ट दिया जाता है, रिश्तेदारी में सबको गिफ्ट दिया जाता है। बच्चा पहली बार अन्न खाता है, अन्नप्रसन संस्कार, केवल बच्चा अन्न नहीं खाता है, सबको बुलाया जाता है, सबको भोज दिया जाता है, और अन्नप्रसन संस्कार के नाम पर सबको तोहफे और गिफ्ट भेंट दी जाती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है। उपनयन संस्कार जनेऊ उपनयन जब होता है तब बड़ा पार्टी दिया जाता है। बच्चा और बड़ा हो जाता है, विवाह करता है, विवाह संस्कार, फिर पार्टी दी जाती है। बच्चा वृद्ध होता है, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु संस्कार, मृत्यु में भी भोज का आयोजन किया जाता है। आत्मा
दुनिया से चली गई, बच्चा दुनिया में आया, बड़ा हुआ, वृद्ध हुआ, दुनिया से चला गया, आत्मा भी चली गई, लेकिन आत्मा की शांति के लिए, आत्मा के मोक्ष के लिए श्राद्ध संस्कार भी देना पड़ता है। तो अकेला देश था दुनिया में जहां जीव आने से पहले खर्चा लाता है और जीव जाने के बाद खर्चा कराता है। हमेशा याद रखिएगा, हमारा खर्चा ही हमारे जीवन में धन का निर्माण करता है, और इस वक्त पुनः वही चीज लौट के आई है, हिंदुस्तान के प्रारब्ध में है हमेशा दुनिया का सबसे धनी देश रहना, और फिर से हिंदुस्तान उस पथ की तरफ अग्रसर हुआ है। सरकार ने इसी बात को समझते हुए हिंदुस्तान के अगले 25 सालों को अमृत काल घोषित किया है। अमृत काल वो मुहूर्त होता है जब जीवन में आप सर्वाधिक ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है दोस्तों, आपके जीवन में आने वाले 20 साल सबसे ज्यादा ऐश्वर्य का निर्माण करने वाले साल हैं। आप चाहें तो इसमें बैठे बैठे निवेश के जरिए धन का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपने इसमें सहभागिता नहीं ली, इसमें भाग नहीं लिया, तो इस अनुपम मौके को आप खो भी सकते हैं। दोस्तों, आपने मुझे वक्त दिया, निवेश आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद मिस्टर कृष्ण जी। I request the participant, if you have any question, please ask through the chat box. मैं अनुरोध करूंगी, यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हाय सर। जैसे अभी चाइना हैज रीस्टार्टेड इट्स इकोनॉमी, मतलब उसने ओपन करा है अपने इकोनॉमी को, सो ये क्वेश्चन मन में है कि इज इट गुड फॉर अस और बैड फॉर द वर्ल्ड और फॉर इंडियन इकोनॉमी स्पेशली? क्योंकि अगर हम बात करें तो कमोडिटी प्राइसेस वो शायद, क्योंकि वो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पे तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, क्रूड की डिमांड बढ़ेगी। मैं इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन भी इम्प्रूव होने की उम्मीद है चाइना के रीओपनिंग से। तो ये हमारे लिए अच्छा है या ये एक बैड है डिसीजन है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से? राइट। देखिए अरुण जी, ऐसा है कि मैं एक बहुत सिंपल सी चीज आपको बोलता हूँ। निवेश में और इकोनॉमी में दो चीजें समझने की जरूरत है, और बहुत बुनियादी चीजें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें। ये दो बुनियादी चीजें क्या है? पहला, दशा और दिशा। दशा क्या है? दशा ये है कि यूरोप की जीडीपी, पूरे यूरोप की जीडीपी 17,000 बिलियन डॉलर है, पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी 3,000 बिलियन डॉलर है। दशा क्या है? चीन की जीडीपी 18,000 बिलियन डॉलर है, हिंदुस्तान की जीडीपी 3,000 बिलियन डॉलर। ये दशा है। दिशा क्या है? ध्यान से समझते हैं। पूर्णिमा का चांद आपने देखा है, फुल मून होता है, रोशनी रोशनी होती है। तो यूरोप रोशनी है, 50,000 की पर कैपिटा है उनकी, 18,000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, रोशनी ही रोशनी, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, कोई कमी नहीं है। वो पूर्णिमा है। हिंदुस्तान के लोगों की, आम लोगों की बहुत सी जरूरतें पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर रोशनी कम है, अंधेरा बहुत ज्यादा है। तो ये दूज का चांद है, लेकिन दूज का चांद छोटा सा नजर आता है, ज्यादा अंधेरा है, रोशनी कम है। पूर्णिमा पूरा पूर्ण चंद्र नजर आता है, रोशनी ही रोशनी है। लेकिन पूर्ण चंद्र का भविष्य क्या है? वो सिमटता जाता है। दूज का चांद क्या है? बढ़ता जाता है। निवेश वही होता है, आप दुकान वही खोलते हैं जहां का बाजार बढ़ता है। आप दुकान वहां नहीं खोलते हैं जहां पर ग्राहकी कम होती जाती है। इसलिए हिंदुस्तान में कार बनाने वाली कंपनियां नए कारखाने खोल रही है। ध्यान से पढ़िए, कार बनाने के कारखाने यूरोप में बंद हो रहे हैं, उल्टा टाटा ने खरीद लिया उनके कारखाने को। ठीक है ना? तो हमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि दिशा क्या है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में, क्योंकि चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो जाहिर है कि चीन जब एक्टिव होगा तो उसका प्रभाव कमोडिटी प्राइसेस पे पड़ेगा। चीन जब एक्टिव होगा तो उसका प्रभाव सप्लाई चेन पे पड़ेगा। पर अभी चीन का साइज बड़ा है, पर इंपॉर्टेंट है ग्रोथ रेट्स। चीन के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन कम होने की वजह से, आबादी कम होने की वजह से, आबादी कम मतलब कि नेगेटिव शुरू हो गई है, वृद्ध लोग बढ़ने की वजह से, डिपेंडेंट बढ़ने की वजह से उनकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम हो गई है। तो दिशा जो है वो हिंदुस्तान के हक में है।
तो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे, यस चाइना में ये है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो आप देखेंगे कैपिटल फ्लोज, इसको बोलते हैं कैपिटल फ्लोज। इसको समझने का तरीका क्या है, आप क्या करें, कैपिटल फ्लोज को देखें। चीन के पास जो एफडीआई है वो कम होता जाएगा और हिंदुस्तान के पास जो है वो बढ़ता चला जाएगा। बस ये दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। ओके ओके। अच्छा सर, जैसे नेक्स्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स अमृतकाल की बात हो रही है, तो रोहित जी का एक जब सवाल आया है कि अगले 20 साल जैसे अमृतकाल हैं, तो किन किन क्षेत्रों में निवेश करने का बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि वे रिटर्न शायद बढ़िया आ जाएंगे? तो वो सेक्टर जानना चाह रहे थे कि किन क्षेत्रों में वो देखें यदि निवेश हाँ, देखिए अनुज जी, वैसे अगर आप देखिए, मैं फिर एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं उस क्षेत्र में पैसा लगाऊं जिसको मुझे समझ में आ जाए, जो ज्यादा बढ़ेगा तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, तो ये फिर वही दुविधा आ गई कि हम दूसरों से ज्यादा कमाना चाहते हैं और उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए मैं बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। निवेश में आपको क्या देखना है, हमेशा याद रखिएगा आनंद जी इस बात को, एक होता है आत्मा, एक होता है शरीर। दोनों में फर्क क्या है? शरीर नश्वर होता है, आत्मा अजरमर होती है। वैसा ही इकोनॉमी है। कोई भी दुकान आपके मोहल्ले में है ना, आपके आपके मोहल्ले में है ना, वो नश्वर है। वो दुकान खुलेगी, बड़ी होगी, कामयाब होगी, एक दिन बंद हो जाएगी। लेकिन आपका जो बाजार है ना, वो कभी बंद नहीं होगा। बाजार 100 साल पहले भी था, आज भी है, 1000 साल बाद भी रहेगा। तो बाजार आत्मा है। बाजार की दुकानें बंद होती है, खुलती है, बड़ी होती है। तो हमेशा बाजार का ध्यान रखें, दुकान का नहीं। पहली बात तो ये है। मतलब ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ये कोशिश ना करें कि मैं पेट्रोलियम स्कीम में जाऊं, मैं आईटी के स्कीम में जाऊं, मैं एफएमसीजी में जाऊं, मैं कम्युनिटी में जाऊं, मैं इस सेक्टर में जाऊं, उस सेक्टर में जाऊं। नहीं, आप एक ऐसी स्कीम में जाएं जहां फंड मैनेजर जहां मौका देके उस सेक्टर में चला जाए। उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड फंड। लॉन्ग टर्म में यही सबसे कामयाब मंत्र है, नंबर 1 बात। लेकिन फिर भी आप आमादा है, जानना चाहते हैं कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे, तो आप कुछ नहीं है, अपने परिवार को देखें, आसपास को देखें। आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसमें सर्वाधिक एक्सपेंस आप कौन से सेक्टर में कर रहे हैं, ठीक है ना? और आपको क्या लगता है कि सर्वाधिक एक्सपेंस कौन से सेक्टर में आपके होने वाले, वो सेक्टर सबसे बढ़ने वाले सेक्टर होते हैं, ठीक है ना? और इस वक्त जो सबसे बढ़ने वाले सेक्टर्स हैं वो इनोवेटिव सेक्टर्स होते हैं। दुर्भाग्य से जो इनोवेटिव सेक्टर्स हैं वो अभी भी अमेरिका के काबू में है। हिंदुस्तान के पास जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स बुनियादी जरूरतों वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, कंजप्शन वाले हैं, कमोडिटीज वाले हैं, ग्रोथ वाले हैं। लेकिन इनोवेटिव सेक्टर्स जो हैं वो अभी भी कुछ बड़ी कंपनियां यूएस में उनके अधिकार में है। आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि आप हमेशा देखें कि जीडीपी ग्रोथ में क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर जीडीपी ग्रोथ में अच्छा कर रहे हैं, कौन से खराब कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जो सेक्टर्स पिछले कुछ साल से अच्छा कर रहे होते हैं उनके अगले कुछ साल उतने अच्छे नहीं होते हैं, और जो सेक्टर्स पिछले कुछ साल से खराब करते हैं वो अगले साल से अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट को चुनिए, डाइवर्सिफाइड फंड को चुनिए, जहां मौका है वहां पैसे डालिए, एक जगह बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर आज का बाजार हम देखते हैं, आज की इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हैं, तो कृष्ण जी, आज सबसे बड़ा थ्रेट इंडियन इकोनॉमी को आपके हिसाब से क्या लगता है? सबसे जो बड़ा कि थ्रेट थ्रेट सबसे हाँ, बड़ा, हाँ, जो कि हमारे पार्टनर्स को भी गौर करने वाली बात रहे कि भाई बाजार को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, ये एक बहुत बिगेस्ट थ्रेट है। जैसे जैसे हमने लास्ट ईयर देखा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहे। अब इस साल देखें या आने वाले कुछ सालों में देखें, तो किस किस डेटा पॉइंट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए? देखिए मैं फिर कहता हूँ, शॉर्ट टर्म में तो हर डेटा पॉइंट आपको लगेगा कि वो खतरनाक है। अगर आप रोजाना टीवी देखेंगे तो रात को कभी नींद नहीं आएगी, ठीक है ना? हाँ, 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 बिल्कुल। बहुत ज्यादा अखबार और टीवी इसमें आपकी मदद नहीं करेंगे। आप 2 साल देख लीजिए, 2 साल जिस दिन आपको कहा गया कोविड आ गया, तब भी टीवी ने ऐसे बोला था कि दुनिया खत्म हो गई, बाजार खत्म हो गया, और बाजार 35% 7 दिनों में गिर गया, ठीक है ना? उसके बाद नेगेटिव इकोनॉमी की बात हुई, उसके बाद हाई इन्फ्लेशन की बात हुई, उसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट्स की बात हुई, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की बात हुई। अब आज फिर रशिया यूक्रेन वॉर की बात शुरू होगी क्योंकि बाइडेन वहां गए हैं।
तो देखिए बाइडेन के वहां जाने से आज बाजार सेंसिटिव हो गया। तो इस तरह की खबरें आपको हमेशा शॉर्ट टर्म थ्रेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं आपसे ये कहूंगा कि इन शॉर्ट टर्म थ्रेट्स को देखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ भी अगर आप पिछले 20 साल देखें तो हमने बहुत से थ्रेट्स देखे हैं। कारगिल वॉर हमने देखा है, हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हमने देखी है, हमने हमारे देश के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज के नहीं होने की वजह से ड्रॉट को जो इम्पैक्ट है वो हमने देखा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 1991 के अंदर हमने करेंसी क्राइसिस को भी देखा है। तो अगर आप इतिहास में नजर डालेंगे इस तरह के खतरे थ्रेट्स आते रहते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म थ्रेट्स होते हैं जिनका प्रभाव बहुत दूरगामी लंबा नहीं होता है। दूरगामी लंबे प्रभाव वाले थ्रेट्स क्या हैं कि भाई हिंदुस्तान का जो अमृतकाल है, हिंदुस्तान अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, वो एक ही है और वो है हिंदुस्तान के समाज से। मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में युवा बढ़ रहा है, तो इस युवा को रोजगार मिले अनंत जी। अब इसमें 2 चीजें हैं, रोजगार मिलेगा, मिलता रहेगा तो हिंदुस्तान और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और मान लीजिए रोजगार नहीं मिलेगा तो महान संकट खड़ा हो जाएगा। पर मेरा एक मानना है कि इंसान जब किसी चीज को करना चाहता है तो उसको जरूर होता है। अब सबको रोजगार कैसे मिलेगा? सबको रोजगार तभी मिलेगा जब हिंदुस्तान 8%, 9%, 9.5% से ग्रो करेगा। हिंदुस्तान 9-9.5% से ग्रो कब करेगा? जब उसके पास पूंजी का प्रवाह होगा। पूंजी का प्रवाह हिंदुस्तान के पास कब होगा? जब दुनिया अच्छा नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें हो रही है। दुनिया के अच्छे नहीं करने से जो व्यापारी यूरोप के अंदर खाली हो जाएगा वो अपनी पूंजी लेके हिंदुस्तान में आएगा, उसकी पूंजी के सहारे से हिंदुस्तान में निर्माण बढ़ेगा और उस निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगर हिंदुस्तान रोजगार के अवसर नहीं बढ़ा पाता है वो हिंदुस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म थ्रेट हो सकता है। मेरा ये मानना है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुनिया में ग्रोथ नहीं है तो पूंजी हमारे पास में आएगी और हम निर्माण को बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज के लिए। आपने 4 मेजर फैक्टर्स बताए थे जीडीपी की ग्रोथ के लिए साहब, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स। तो जिस हिसाब से अभी मैं शॉर्ट टर्म पे ही दोबारा आ रहा था, सॉरी, बट जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं कि भाई ग्लोबली डेवलप्ड नेशंस में स्पेशली जैसे यूके हो गया, यूरोप हो गया, यूएस हो गया, वहाँ रिसेशन की बातें हैं और यूके में तो डीप रिसेशन की बातें हैं। तो एक्सपोर्ट्स पे आपका क्या व्यू है कि भाई हम किस लेवल तक बढ़ा पाएंगे? क्योंकि एक एक्सपोर्ट्स होते हुए, हाँ प्लीज। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपके जो दावा है बिल्कुल सही है कि जब हम यूरोप में, यूके में डीप रिसेशन की बात कर रहे हैं, यूरोप में रिसेशन की बात कर रहे हैं, यूएस में कम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जापान में ग्रोथ लगभग नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे? आपकी बात सही है। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की जीडीपी अगर 100 रुपए है तो एक्सपोर्ट का योगदान केवल 20 रुपए है, बाकी 80 रुपए तो आपको कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ही बनता है। तो वो चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा, फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं इस 20 रुपए की आमदनी को लेकर भी, तो ये आपको एक बात कहना चाहता हूँ, शनि शनि मैं ये देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदुस्तान चीन को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। मोबाइल फोन इसका एक उदाहरण है, नंबर 1। नंबर 2, जो चीन का व्यवहार है, चीन की जो दुनिया पे छा जाने की इच्छा है, चीन की जो हेजिमनी की इच्छा है, उसको यूरोप और बहुत से देश खासकर यूएस पसंद नहीं कर रहा है। यूएस और चीन के रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है, और चीन जिस प्रकार से रशिया का सहयोग दे रहा है उससे भी यूरोप और नेटो का उसके साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान को गिरते हुए या नहीं बढ़ते हुए एक्सपोर्ट पे नुकसान नहीं होगा। हिंदुस्तान एक्सपोर्ट को छीनेगा और छीन रहा है, ठीक है ना? तो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट भी मैं एक ऐसे समय में जब रिसेशन है तब भी बढ़ते हुए देख रहा हूं। तीसरा, हिंदुस्तान चीन के मुकाबले कंपिटिटिव भी होता जा रहा है क्योंकि यहाँ का मजदूर 1/3 सस्ता है, तो बहुत सी चीजें जो हिंदुस्तान में बनने लगेंगी वो चीन से सस्ती बनेंगी। तो उम्मीद की जाती है कि यूरोपियंस चीन का सामान न खरीद के आने वाले सालों में हिंदुस्तान में निर्मित सामान को खरीदना पसंद करेंगे। ओके, सो अगर उनकी डिमांड भी कम हो रही है तो आपके हिसाब से हमारा परसेंटेज बढ़ जाएगा वहाँ कंजम्पशन, उन लोगों की कंजम्पशन का इंडियन प्रोडक्ट, उस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो परसेंटेज वाइज बढ़ता है। ओके, राइट, थैंक यू। मेरे यही क्वेश्चन है। सो एक बार फिर मैं श्रोताओं से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स के माध्यम से आप रेज कर सकते हैं। Sir, there are 3 questions in Q&A.
अगेन मिस्टर शाह का क्वेश्चन है कृष्ण जी की रिसेशन इज गोइंग टू कम इन यूरोप, माइल्ड रिसेशन इज गोइंग टू कम इन यूएसए, हाउ विल इट इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट? तो ये एक तरह से रिपीट क्वेश्चन हो गया, मेरे को ऐसा लगता है मेरे वाला। फिर भी एक एक छोटी सी चीज और बताता हूं मैं आपको। वो लोग धनी हैं, देखिए बहुत धनी हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम $2000 है आनंद जी, और जो पर कैपिटा इनकम यूरोप की है $50,000 है। अब एक क्षण के लिए हम मानते हैं कि मोहल्ले में एक दुकानदार है, उसके 2 ग्राहक है। एक ग्राहक जो $2000 का खर्चा करता है, एक ग्राहक जो $50,000 का खर्चा करता है। वो दुकानदार किसकी इज्जत करेगा? जो 50,000 का खर्चा करता है। लेकिन उस दुकानदार को एक बात समझ में आ गई कि जो 2000 वाला जो मेरी दुकान से सामान खरीदता है, इसकी खरीदारी बढ़ती जाएगी और 50,000 वाले की कम होती जाएगी। तो बताइए दुकानदार का जो व्यवहार है आपके प्रति बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो चीजें 50,000 वाला खरीद रहा है वो कमोडिटी सस्ती होगी कि नहीं होगी? वो कमोडिटी भी सस्ती हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म में भले ही आपको नुकसान हो, लॉन्ग टर्म में उन अमीर देशों का कमजोर होना कमोडिटी को सस्ता करता है और हमारे लिए फायदे की बात है, बहुत फायदे की बात है। ये हमारे लिए नुकसान की बात नहीं। इकोनॉमिक्स ऐसा ही विषय है, कहने में शर्म आती है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखिए, एक का नुकसान दूसरे का फायदा है, इसी को मार्केट कहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर वो भी बढ़े हम भी बढ़े, वो उत्तम अवस्था है, वो उत्तम अवस्था है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वही जैसे आपने कमोडिटी की बात करी, तो क्रूड इज अ मेजर कमोडिटी जो कि हम भी इंपोर्ट करते हैं, और अगर वो डाउन आता है तो ऑब्वियसली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा। आई कंप्लीटली एग्री, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रदीप बत्रा जी के थ्रू है। उन्होंने लिखा है नाउ एक चीज मैं आपको और कह सकता हूँ, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म ये होता है कि अगर वो भी ग्रो करेंगे और हम भी ग्रो करेंगे, मान लीजिए हम 7% से जीडीपी ग्रो कर रहे हैं और वो भी अगर ग्रो करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा और बढ़ेगा, हम 7.5% से ग्रो करेंगे, हमारी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हमें ज्यादा फायदा लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां भी ग्रोथ है। हर व्यक्ति में होम बायस होता है। होम बायस होने से क्या होगा, बहुत से व्यापारी वहीं रहेंगे, हमारे यहाँ क्यों आएंगे? हम भी तो अपने देश में रहना चाहते हैं। वो व्यापारी अपने देश को छोड़ के हमारे पास तब आएगा जब हमारे अवसर उनके अवसरों से कहीं ज्यादा बेटर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। प्रदीप जी का ये प्रश्न है कि वर्ल्ड वॉर एक्सपेक्टेड है और अनसर्टन भी है, होगी नहीं होगी पता नहीं, तो ऐसे समय में शुड वी वेट, इन्वेस्ट और वॉच? तो आप थोड़ा इस पे जवाब देना चाहेंगे? मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, देखिए तो मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि हाँ, जब आपके सामने अनसर्टेनिटी हो, कुछ चीज मालूम नहीं हो, तो क्या करना चाहिए। एक बहस है दुनिया में, नास्तिक लोग बहस करते हैं। नास्तिक लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ईश्वर है। ठीक है, अब मेरे सामने ये चुनौती है कि ईश्वर है या नहीं है। अब मैं ये फैसला लेता हूं कि ईश्वर नहीं है, और बाद में साबित होता है कि ईश्वर नहीं है, तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इसका कोई मुझे फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं ये निश्चय करता हूं कि ईश्वर नहीं है और बाद में प्रमाणित हो जाता है कि ईश्वर है, तो सोचो मुझे कितना नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं ये मानता हूं कि वर्ल्ड वॉर होगा, दुनिया ही मानती है वर्ल्ड वॉर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बाजार कमजोर हो जाएंगे और आप डर जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप निवेश नहीं करेंगे। और वर्ल्ड वॉर नहीं होता है तो किसको फायदा होगा? जिसने निवेश किया। बात समझ रहे हैं आनंद जी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और मान लीजिए वर्ल्ड वॉर हो जाता है, अभी तो बात अगर करनी है वर्ल्ड ना वॉर हो जाता है वॉर। तो सब कुछ ही तबाह हो जाएगा, जिसने निवेश किया उसका भी तबाह होगा, जिसने निवेश नहीं किया उसका भी तबाह होगा। नुकसान, तो बिल्कुल जब भी संकट आपको नजर आए ना, तब निवेश से भागना नहीं चाहिए, निवेश करना चाहिए। हमें इतिहास यही सिखाता है। हाँ हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म का जैसे आपने चार्ट भी दिखाया है, तो वॉर्स भी हुए, चाहे छोटे छोटे हुए, और क्राइसिस भी आए छोटे छोटे, राइट। मगर फिर फिर भी कोविड ओवरऑल। में भी यही सोचा था हमने, कोविड में भी यही सोचा था। मैं आखिरी बात कहूंगा अनिल जी, ये पता नहीं पैराडॉक्स कह सकते हैं आप, ऑक्सीमोरन कह सकते हैं। निर्माण जो है ना, वो प्रलय में खेलता है। तो प्रलय कभी दुनिया खत्म नहीं करता है, वो नव निर्माण के अवसर लेके आता है। हाँ तो जी, प्रलय से डरिए मत, भागिए मत। अपॉर्चुनिटी है वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो ये है अनुज सचदेवा जी का। ये हालांकि मेन जो है पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। हाउ टू बैलेंस इन पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स? मतलब पीपीएफ
जो अकाउंट होता है उसमें और म्यूचुअल फंड पे, तो इसका जवाब मैं ही देना चाहूंगा अनुज कृष्ण शर्मा जी, अगर आप अलाउ करते हैं आप प्लीज आप ही करें। सो इसमें अनुज जी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि निवेशक के हिसाब से उसकी क्या नीड है, क्या उसकी एज है, क्या उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उस हिसाब से आप सजेशन दीजिए। पीपीएफ जो कि एक पूरी सरकारी स्कीम है, फिक्स्ड रिटर्न है उसके अंदर, और म्यूचुअल फंड जो कि एक बाजार में निवेश करा जाता है, चाहे वो बॉन्ड्स में करा जाए चाहे वो इक्विटी में करा जाए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क है। बॉन्ड्स में भी अगर करते हैं तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इसमें। तो वो निवेशक का इन्वेस्टमेंट गोल, रिस्क प्रोफाइल, ये सारी चीजें देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। सो यही सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। कृष्ण जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का इस सेशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने हमारे सारे के सारे श्रोताओं को, पार्टनर को और क्लाइंटों को समझाया, और एंड आई एम वेरी मच श्योर दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, और हमारे सभी पार्टनर्स को काफी नॉलेज आज गेन हुआ। मैं सबका धन्यवाद अपने पार्टनर्स का भी करता हूँ आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे। थैंक यू। ओवर टू यू श्रेया। Thank you. I would like to thank you. I would like to thank you, Mr. Krishnan ji, for joining and sharing your wonderful thoughts with our audience and today and giving us valuable time. Thank you so much, Krishnan ji. Thank you. I would also like to thank Mr. Anand Sharma for joining and connecting with us. It was a truly pleasure to have you both with us. This is all for today's event. I thanks for joining all of you for this session. Thank you. Thank you, Shreya. Thank you, Arun. Thank you. Thank you, Rimesh. Thank you.